नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं द अशोका एकेडमी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे हैं और भूगोल विषय में आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं और उसका समय का निर्धारण। तो चलिए दोस्तों आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं। तो पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा वह रेखाएं होती हैं दोस्तों जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में समानांतर या उत्तर दिशाओं में बनी हुई होती है। ये काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समानांतर हैं इस भूमध्य रेखा के, उसे ही अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक, अगला सवाल है 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है दोस्तों वो पृथ्वी के बीचों बीच होती है, यानी पृथ्वी को ये दो भागों में बांट देती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है और ये बीचों बीच, चूंकि ये बीच में होती है इसलिए सबसे बड़ी होती है दोस्तों। और ये बीच की ही अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हम लोग, ये क्या होती है? यही 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, तो उसके ऊपर को यानी ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं दोस्तों। इसे ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है इसकी विशेषता है। अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषता है? आखिर इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं में पहला महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो है इससे किसी खास जगह का निर्धारण किया जाता है कि पृथ्वी पे वे किस जगह स्थित है। यानी पृथ्वी पे यदि हमारा भारत है यहाँ है तो वह कितने अक्षांश पे है वह इससे निर्धारित किया जा सकता है। आप हमारे भारत के अगले जो सीरीज आएगा भारत के बारे में, भारत की स्थितियों के बारे में, उसमें आप समझ सकिएगा कि भारत का जो अक्षांश ये विस्तार है वह कितना से कितना तक है। अगला दोस्तों इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में कह सकते हैं दोस्तों, या पश्चिम से पूर्व की दिशा में भी आप कह सकते हैं। तो इसकी दिशा जो है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है दोस्तों। अगला है इसका महत्व, जैसे कि मैंने आपको इसका महत्व बता दिया कि ये क्यों बनाई गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है इसका किसी जगह की स्थिति को पता करना कि आखिर वह जगह ग्लोब पर किस जगह किस डिग्री पे किस अक्षांश पे स्थित है। तीसरा है लंबाई में कमी। इसकी विशेषताओं में एक और विशेषता है कि ये जो है यदि ये बीच की जो रेखा है ये सबसे बड़ी होती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और जैसे ही यह ऊपर की ओर या नीचे की ओर बढ़ती जाती है दोस्तों तो इसकी जो लंबाई होती है वह घटते जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ये इसकी लंबाई घटती जा रही है। जैसे जैसे ये ऊपर या निचले की ओर ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं इसकी लंबाइयों में कमी आ रही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो बीच का रेखा होता है अक्षांश रेखा वह सबसे बड़ा होता है और जो ध्रुवों पर होता है वह सबसे छोटा होता है। और इसी तरह आप बीच से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो बड़े से छोटे होते चले जाएंगे दोस्तों। चौथा सवाल है बीच की दूरी, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ऐसे तो एक्यूरेट 111.13 किलोमीटर इसकी बीच की दूरी होती है, लेकिन औसतन परीक्षा में यही 111 किलोमीटर पूछा जाता है दोस्तों। 111 किलोमीटर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर दोस्तों। अगला सवाल है कुल संख्या। दोस्तों इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि किसी लुसेंट की किताब में 179 इसे लेकर दिया गया है और वही क्राउन की किताब में 181 इसे लेकर दिया गया है। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्यों अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है? दोस्तों दरअसल होता क्या है कि ये जो 179 है ये उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी बिंदु है जो एकदम सबसे ऊपरी बिंदु है उसे और इसे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे दक्षिणी बिंदु को छोड़कर इसे गणना किया गया है दोस्तों। और यही जो क्राउन में किताब में आपको मिलेगा इसे भी लेकर इसकी गणना की गई है, यानी कि 2 की वृद्धि कर दी गई है इसमें, इसलिए इसमें 181 बताता है दोस्तों और 179 इसमें बताता है। दोस्तों आप लोग एकदम बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको 3 बुकों का सार संग्रह 3 बुकों को समझकर मैंने ये वीडियो बनाया हुई है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको 3 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीनों किताब का एक में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हमारा ये वीडियो यदि आप देखते हैं तो तीनों किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगला है इसकी कुल संख्या मैंने जैसे बता दिया कि आप जैसा कि कह सकते हैं जो भी इसमें ऑप्शन में रहे आप उस हिसाब से आंसर मार सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
बृहद वृत्त क्या है, ग्रेट सर्कल। तो इसे ही बृहद वृत्त आप देख सकते हैं कि बृहद वृत्त, इसमें बृहद वृत्त सबसे बड़ा वृत्त कौन सा दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बीच में है वही बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी के बीच का भाग जो चपटा होता है वो मोटा होता है और मोटा होने के कारण उसका फैलाव ज्यादा होता है। पृथ्वी के आकार कैसा होता है, नारंगी के समान, तो बीच का आकार उसका खुला हुआ होता है, तो बीच में ज्यादा स्पेस होगा दोस्तों, तो वह रेखा होगी सबसे बड़ा रेखा, तो जिसे बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल कहते हैं। ये कटिबंध क्या होता है दोस्तों, तो जोन, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के वाले भाग को जोन कहते हैं। इन दोनों के बीच वाले भाग को जोन में बांटा गया है। तो यही आपको अब आगे की किताब में, लूसेंट की किताब में बताया गया है दोस्तों कि 30 डिग्री तक ऊपर और 30 डिग्री नीचे तक के जोन को उष्णकटिबंधीय जोन कहा जाता है। और इससे यदि आगे बढ़िएगा दोस्तों तो 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण के जोन को उपोष्णकटिबंधीय यानी हल्का गर्म और हल्का ठंडा वाले क्षेत्र में बांटा गया है। और यही 66 डिग्री में जाइएगा दोस्तों ऊपर और नीचे तो शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और उससे ऊपर जाइएगा 90 डिग्री तक तो शीत कटिबंध यानी ध्रुवीय कटिबंध वाले क्षेत्र कहे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये लूसेंट की किताब में दी गई है, इसे क्राउन में नहीं बताया गया है। तो इस तरह मैंने आपको दिखा दिया कि जोन कई जोनों में बटा है। तो हमारा जो भारत है वह कौन से जोन में आएगा, तो आप समझ सकते हैं उष्णकटिबंधीय जोन में हमारा भारत आता है दोस्तों। उष्ण और उपोष्ण का हल्का क्षेत्र भी हमारे भारत में आता है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हाँ भारत उपोष्ण और उष्ण दोनों में आता है दोस्तों। अगला सवाल है कर्क रेखा और मकर रेखा किसे कहते हैं। तो कर्क रेखा दोस्तों पृथ्वी के ग्लोब पर यदि देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा गया है दोस्तों। कर्क रेखा किसे कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा खींची गई है उसे कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। ये पृथ्वी के उत्तरी साइड में खींची गई हुई रेखा है। और कर्क रेखा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों के नाम बताएं। तो हम इसे एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं दोस्तों, जिसका नाम है मित्र पर गमछा झाड़। यानी मित्र पर गमछा झाड़ से आपका तात्पर्य यह है कि मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, पर गमछा झाड़, ग से गुजरात, म से आप इस तरह सबको, सब राज्यों को क्रम वाइज सजाकर याद कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है। तो आप उस ट्रिक के माध्यम से भी ये पता कर सकते हैं दोस्तों कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। और एक है मकर रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, तो मकर रेखा वे रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे ये स्थित होता है दोस्तों, इसे ही मकर रेखा कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा, ये रहा अक्षांश के कुछ विशेषताएं। एक और आता है दोस्तों डिग्री। अक्षांश को आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अक्षांश कई डिग्रियों को बताता है। जैसे कि अक्षांश की गणना हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका डिग्री कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री इधर है 90 डिग्री उधर है। तो इसको देखने के लिए यदि आप पृथ्वी के केंद्र में यदि जाएंगे, केंद्र से खींची हुई काल्पनिक रेखा है, मान लीजिए ये केंद्र है, ये 3D होलोग्राम तो नहीं बना सकता हूं मैं, लेकिन यदि मान लीजिए ये 3D होलोग्राम का केंद्र है, तो यहाँ से ये जो भूमध्य रेखा है ये तो 0 डिग्री अक्षांश पे है ही दोस्तों। और जो जो हम लोग ऊपर बढ़ेंगे उस तरह ये डिग्री बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। यहाँ से ये रेखा, यहाँ से ये डिग्री, यहाँ से ये डिग्री, यहाँ से ये डिग्री, ये सब डिग्रियों में विभक्त है दोस्तों। यानी कि 90 डिग्री, 90 ऊपर और 90 नीचे, 90 डिग्रियों में विभक्त इस तरह है। तो इस तरह डिग्रियों का मापन, ये डिग्री कोण बनाती हुई बढ़ती जाती है। ये कोण है, ये कोण है, ये अक्षांश का कोण ये हुआ। और यही यदि आप देशांतर की बात करें तो उसका कोण दूसरा होगा, उसका कोण ऊपर की तरफ, इस साइड की तरफ, केंद्र से इधर की ओर, सामने की तरफ होगा। ऐसे ऐसे कोण बनेगा उसका। तो हम लोग अभी इस पे नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह देखने से समझ में आ रही है कि अक्षांश रेखा का कोण कैसे बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट है हमारा देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी पे ये रहा यदि हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी पे उत्तर से दक्षिण दिशाओं में जो ग्लोब पर रेखाएं खींची हुई हैं उसे ही देशांतर रेखा कहते हैं दोस्तों। ये इस तरह जो रेखाएं आप पृथ्वी पर देखते हैं इसे ही देशांतर रेखा कहते हैं दोस्तों। ये क्या होती है, ये ध्रुवों पर मिल जाती है, यानी ध्रुवों पर छोटी होती जाती हैं और केंद्र में ये चौड़ी बड़ी रहती हैं। तो ध्रुवों पर ये आकर मिल जाती हैं दोस्तों। दो ध्रुवों पर इसके केंद्र बिंदु है, यहीं से ये मिल जाती हैं
आपने इसमें देखा था, अक्षांश रेखाओं में देखा था कि वो आपस में मिलती नहीं है, समानांतर रहती है, लेकिन ये आकर केंद्र पर मिल जाती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसकी अपेक्षा इसका जो विशेषता है ये दूसरा है, ये केंद्र पर आकर मिल जाती हैं, लेकिन वे अक्षांश रेखाएं केंद्र पर या कहीं भी मिलती नहीं थी दोस्तों। अगला है इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता में सबसे पहला विशेषता है ग्रीनविच या प्रधान या मध्योत्तर। ग्रीनविच या प्रधान या मध्योत्तर। ग्रीनविच रेखा क्या है दोस्तों? तो ग्रीनविच रेखा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि ग्रीनविच रेखा कहा जाता है दोस्तों। ये 180 डिग्री यामोत्तर रेखा को कहते हैं, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 180 डिग्री पूरब कहिए या पश्चिम कहिए, क्योंकि वह 180 डिग्री बीच में पड़ जाता है, यानी टोटल ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 डिग्री में विभक्त है दोस्तों। तो 360 डिग्री में यदि 180 डिग्री को ग्रीनविच रेखा कहा गया है, तो ये हमारा बीच में पड़ जाएगा दोस्तों। तो ये 180 डिग्री का जो प्रधान रेखा है इसे ही ग्रीनविच रेखा या प्रधान या मध्योत्तर रेखा कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 360 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाएं 360 डिग्रियों में विभक्त है, यानी कि 360 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं ग्लोब पर। तो वे रेखाएं जो 360 डिग्री तक खींची गई हैं वे ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उसे ही हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि 360 डिग्रियों में विभक्त है दोस्तों। लंबाई समान, क्या लंबाई इसकी समान होती है? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है वे समान होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे सभी रेखाएं ऊपर से नीचे खींची हुई रेखाएं हैं, सभी एक बराबर लंबाई की दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका उल्टा यदि हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा था हमने, तो उसमें देखा था कि लंबाइयां सबकी अलग अलग है। जो उसमें बताया था मैंने, जो बीच की जो है वो ही सबसे बड़ा है, लेकिन और सब जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे छोटा होता जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब के सब एक बराबर के होते हैं दोस्तों। सबकी रेखाएं, सब रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं एक बराबर होती हैं, सबकी लंबाइयां एक बराबर होती हैं। यदि आप कहीं से भी इसको काट दें तो वह दो बराबर हिस्सों में पृथ्वी को बांट देता है। जैसे आपने संतरा देखा है, संतरा के छिलके यदि हटाइएगा आप तो उसमें देखिएगा वही जो रेखाएं हैं उसे आप देशांतर रेखा कह सकते हैं। और आप किसी भी जगह से आप उसे यदि हटाइएगा तो वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। तो उसी तरह ये देशांतर रेखा है, वह पृथ्वी को किसी भी स्थिति में किसी भी देशांतर रेखा से आप पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। अगला है पृथ्वी के दो भागों में बांटना। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कहीं से भी देशांतर रेखाओं को यदि काट दे तो वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है दोस्तों। अगला पॉइंट है दिशा। इसकी दिशा क्या है? तो इसकी दिशा मैंने आपको बताया कि ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची हुई रेखाएं हैं। तो इस तरह इसकी दिशा हो गई। बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी जो होती है दोस्तों, उसकी बीच की दूरी थे 111.13 किलोमीटर, लेकिन इसकी बीच की जो अधिकतम दूरी है वह 111.33 किलोमीटर होती है दोस्तों। यानी अधिकतर। क्यों अधिकतर? क्योंकि ये ध्रुवों पर जाते जाते इसकी दूरी घटती जाती है। दूरी घटेगी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां केवल घटती हैं। जैसे कि ये बीच में सबसे अधिक, ये इतना बीच में इतना रहता है, वहीं ध्रुव पर जाएगा तो वह छोटा होता जाएगा। दूरी, दो इनके बीच की दूरी, इनकी लंबाई नहीं घटती है, इनके बीच की दूरियां घटते जाती हैं दोस्तों। तो अब अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ही गोरे कहते हैं दोस्तों। उसमें क्या कहते थे? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता था, और इसकी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है दोस्तों। अगला है 1 डिग्री की दूरी तय करने में लगा समय। यदि आप 1 डिग्री का, यदि इसमें 360 डिग्री में यह विभक्त है, तो 1 डिग्री दूरी तय करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। यानी 1 डिग्री बराबर कितना हुआ? 4 मिनट। तो आप इसी से समय का निर्धारण भी आप कर सकते हैं, समय का निर्धारण भी कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से ही समय जोन में, यानी कि पृथ्वी को 24 समय जोनों में बांटा गया। 24 समय जोन है पृथ्वी के। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं एक दिन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में, इसीलिए पृथ्वी की 24 समय जोने हैं। और 24 को आप यदि गुना कीजिएगा तो 360 आ जाएगा। 24 को किससे गुना कीजिएगा तो 360 आएगा दोस्तों। तो 24 को 15 से गुना कीजिएगा तो 360 आएगा। और 15 डिग्री बराबर कितना हो गया दोस्तों? 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। आप गिन लीजिए, गुना कर लीजिए। 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, और 15 डिग्री बराबर 60 मिनट।
60 मिनट बराबर 1 घंटा। इस तरह आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को ही 1 घंटा करते हैं, यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, 24 घंटा हो गया दोस्तों। चलिए अगला है उपयोग, स्थिति और समय में। इसका उपयोग, उसका उपयोग केवल स्थिति, दूरी, कौन सा देश, कौन सा जगह किस स्थिति में है, किस अक्षांश पर है, केवल उसका स्थिति पता की जा सकती थी, अक्षांश का। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आप स्थिति भी पता कर सकते हैं और इसके समय का निर्धारण भी आप इससे कर सकते हैं। तो इससे दो काम होते हैं, स्थिति का पता करना भी और समय का निर्धारण करना भी, जैसा कि मैंने आपको बताया और आगे भी बताऊंगा। अगला है उपयोग, इसका हो गया। उसके बाद समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। तो पृथ्वी क्या होती है दोस्तों, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी यदि पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमेगी दोस्तों, तो एक जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 180 डिग्री पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह कब निर्धारित की गई थी? यह 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल सम्मेलन। उसमें बताया गया था कि आखिर ये सभी रेखाएं एक जैसी हैं, तो हम लोग आखिर समय का निर्धारण करें तो कहां से करें, किसको मेन मानकर किया जाए, किसको प्रधान मानकर समय का निर्धारण किया जाए। तो उन लोगों ने बताया 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को हम लोग प्रधान मानते हैं, इंटरनेशनल रेखा मानते हैं, और वहीं से प्रमाणिक समय का निर्धारण घोषित हो जाता है इंटरनेशनल रेखा 180 डिग्री को। तो आप 180 डिग्री ये जो रेखा है, इसके यदि आप पश्चिम की दिशा में गमन करेंगे तो 1 दिन का कमी होगा, और यदि पूरब की दिशा में गमन करेंगे तो 1 दिन का वृद्धि होता है दोस्तों। इसीलिए आप देखते हैं कि कहीं कहीं किसी देश में आज कुछ तारीख रहता है तो किसी देश में कुछ तारीख रहता है दोस्तों। इसी के चलते ये होता है। इसका मुख्य कारण यही है, स्थानीय समय और प्रमाणिक समय। तो जैसे कि मैंने बताया कि आखिर समय का निर्धारण की कैसे जाए, उसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। तो उसका मान लिया गया 180 डिग्री का जो ग्रीनविच रेखा है वही हमारा प्रधान रेखा है, उसे ही प्रमाणिक समय मान लिया गया पूरा विश्व का। तो वैसे ही हर देश का अपना अपना एक प्रमाणिक समय होता है, स्थानीय समय होता है। तो हमारे भारत का स्थानीय समय जो है दोस्तों, वो इलाहाबाद के नैनी के निकट का रेखा जो है वह स्थानीय समय है। वह कितने डिग्री पर है? वह 82.5 डिग्री पर स्थित है दोस्तों। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो रेखा है उसे ही हमारा भारत का स्थानीय समय का प्रमाणिक समय जोन माना गया, प्रमाणिक समय रेखा माना गया है दोस्तों। तो 82.5 डिग्री यदि मान लिया गया तो आप सोचेंगे कि ये 82.5 डिग्री जो है, तो हम कहते हैं कि 5.5 घंटा हमारा जो ग्रीनविच का समय है उससे आगे चलता है। तो हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यदि 4 भाग में बांटेंगे तो पृथ्वी हमारा इस साइड में है, तो ये पूर्वी साइड में, पूरब, उत्तर और पूरब की दिशा में है, यानी कि इस रेखा से पूरब साइड में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यदि आप पूरब की दिशा में जाइएगा तो वृद्धि होगा, समय में वृद्धि होगी। तो समय में वृद्धि होने के कारण यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, 5.5 घंटा जोड़ते हैं। तो 5.5 घंटा ही क्यों जोड़ते हैं दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री है। तो आप 82 गुने 4 यदि कीजिएगा तो 4 गुनी 8, 8 चौक 32, 328, और आधा मिनट का, आधा डिग्री का 2 मिनट हुआ। इसमें +2 कीजिएगा तो कितना होगा? 330। अब 330 मिनट को यदि आप घंटा में बदलिएगा तो आपको पता चलेगा कि 330 मिनट ही 5.5 घंटा होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 5.5 घंटा आगे की तरफ हमारा पृथ्वी पे जो समय का मुख्य निर्धारण है, वह हमारे भारत का जो मुख्य समय का निर्धारण होता है वह 5.5 घंटा ज्यादा होता है इंटरनेशनल टाइम से। अगला, ये सब आप लोगों ने आज देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से किसी भी चीज पे डाउट नहीं होगा। यदि आपको ये किसी भी चीज में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें। तो मैं आज का ये पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें।